कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली तेलंगाना में। तेलंगाना वो राज्य है जहां बहुत कम उम्मीदें थीं। जो कुछ दिनों पहले इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ जाने के लिए छटपटा रहे थे, अचानक उनकी त्योरियां चढ़ गई। नेहरू के एक लंबे कार्यकाल में पहली चुनौती उसी दक्षिण भारत से उनको मिलती है, उसी द्रविडियन पॉलिटिक्स से मिलती है। इतिहास का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी जब जब मुसीबत में पड़ी है, तब तक दक्षिण भारत ने यानी बिंद के उस तरफ के क्षेत्र ने, और आपातकाल के बाद जब 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया, दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस को एक बड़ी सफलता मिली तेलंगाना में, और पिछले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से एकमात्र बड़ी सफलता, लेकिन उसे उत्तर भारत के उन 3 राज्यों में पराजय का सामना करना पड़ा जहां पर बहुत उसकी उम्मीदें थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्य उसके हाथ से निकल गए, लेकिन पहली बार तेलंगाना उसे प्राप्त हुआ। और तेलंगाना वो राज्य है जहां बहुत कम उम्मीदें थीं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन केवल 2 महीने के भीतर कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक बड़ा जनाधार ही तैयार नहीं किया, बल्कि एक बेहतरीन नैरेटिव और स्ट्रेटजी के जरिए पूर्ण बहुमत हासिल करके केसीआर को बाय बाय कर दिया। अब सवाल यह है कि जब लोकसभा 2024 के चुनाव आने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का सामना कर पाएगी? क्योंकि जैसे ही इन राज्यों के नतीजे आए, इंडिया अलायंस में दरार पड़ती हुई दिखाई दी। और दरार ही नहीं, वे क्षत्रप जो कुछ दिनों पहले इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ जाने के लिए छटपटा रहे थे, अचानक उनकी त्योरियां चढ़ गई। ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार या फिर अखिलेश यादव, 6 दिसंबर को बुलाई गई मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस फिर से पटरी पर आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के अपर हैंड को उससे छीन लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी? एक उम्मीद जो सबसे बड़ी है इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ, वो है तेलंगाना का नतीजा। और इस तेलंगाना के नतीजे को सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता, ये समूचे साउथ इंडिया का सवाल है। और साउथ इंडिया में जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध है और कर्नाटक उसके हाथ से निकला है, दक्षिण के दरवाजे उसके लिए बंद हुए हैं, तब से यह बात तय हो गई है कि दक्षिण भारत में उस द्रविड़ पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दक्षिण भारत कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा? इतिहास भी इस बात का गवाह है। हालांकि आजादी के बाद नेहरू के एक लंबे कार्यकाल में पहली चुनौती उसी दक्षिण भारत से उनको मिलती है, उसी द्रविडियन पॉलिटिक्स से मिलती है। लेकिन यह भी उस इतिहास का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी जब जब मुसीबत में पड़ी है, तब तक दक्षिण भारत ने यानी बिंद के उस तरफ के क्षेत्र ने उसे सहारा दिया है, उसे संकट से उबारा है। मैं जिक्र करना चाहूंगा 1977, 1975 और 1980 का। आप जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, और आपातकाल के बाद जब 1977 में इंदिरा गांधी ने चुनाव कराया, तो उस चुनाव में इंदिरा गांधी चारों खानों चित्त हुई और केवल उन्हें 154 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन गौरतलब यह है कि इन 154 सीटों में से अधिकांश सीटें दक्षिण भारत से मिली थी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से।
केवल हिंदी पट्टी के 2 राज्यों में महज 2 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी। 1 सीट उसे मध्य प्रदेश में मिली थी और एक राजस्थान में। उत्तर उत्तर भारत और पश्चिमी भारत ने इंदिरा गांधी को बेहद निराश किया था। खुद इंदिरा गांधी भी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। आप ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत से सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन तब दक्षिण भारत ने इंदिरा गांधी को संभाला था। एक सम्मानजनक स्थिति में इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया था और वहीं से उम्मीद भी जगी थी फिर से, चाहे कर्नाटक का वो चिकमंगलुरु का चुनाव हो या आज के तेलंगाना यानी उस समय का आंध्र प्रदेश का वो मेढक सीट हो जहां से इंदिरा गांधी चुन करके आई थी। और उस उम्मीद ने वो पंख दिए थे कि कांग्रेस पार्टी 1980 में फिर से 353 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत हासिल करती है। 2004 भी आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार बनी थी उस समय भी सबसे बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी को आंध्र प्रदेश से मिली थी, यानी दक्षिण भारत से मिली थी। दक्षिण भारत ने ही उसे सरकार बनाने के काबिल बनाया था, एक बड़ी पार्टी के रूप में उसको स्थापित किया था। और फिर 2009 का चुनाव, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी हारी, फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन 2019 में जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ था वो राहुल गांधी की अमेठी सीट पर हुआ था। राहुल गांधी ने इस बात को महसूस करते हुए वायनाड से पर्चा दाखिल किया था। स्मृति ईरानी ने उन्हें साम दाम दंड भेद से अमेठी से तो हरा दिया, लेकिन वायनाड ने राहुल गांधी का पलक पांवड़े बिछा करके स्वागत किया। एक बड़ी जीत हासिल हुई और राहुल गांधी ने फिर दक्षिण भारत का नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया। आज भी वो वायनाड से सांसद हैं। तेलंगाना की जीत को उसी रूप में देखा जाना चाहिए कि आज तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीदें जगा दी हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव इस बात की मुनादी करता है कि कांग्रेस पार्टी इन 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद वो कहीं से भी कमजोर नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी वापसी दक्षिण भारत से करेगी। अब 5 राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 5 राज्यों में 129 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 है, आंध्र प्रदेश में 25, केरल की 20 और तमिलनाडु की 39 सीटें। ये बिंदु के उस तरफ का हिस्सा है। अगर महाराष्ट्र को भी इसमें जोड़ लें तो महाराष्ट्र की 48 सीटें, यानी 129 सीटें साउथ इंडिया की और 48 सीटें महाराष्ट्र की, जहां पर महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रहा है। शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर के महाराष्ट्र की जमीन को भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़े मजबूत किलेबंद के रूप में स्थापित कर चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसी दक्षिण भारत से, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, जहां पर इंदिरा गांधी बेहद लोकप्रिय थी और तेलंगाना के चुनाव में सोनिया अम्मा को यानी सोनिया गांधी को बेहद तवज्जो मिली। आज भी जब रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें पूरा गांधी परिवार शामिल था, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। आज जिस तरह से तेलंगाना ने सोनिया गांधी का इस्तकबाल किया, अभिनंदन किया, वो इस बात को साबित करता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जादू एक बार फिर से दक्षिण भारत में चलेगा। दक्षिण भारत में जो लोकप्रियता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बनी, उस लोकप्रियता ने राहुल गांधी को भारत के सबसे मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया उस क्षेत्र में। वो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें 5 से 6 महीने तक राहुल गांधी निरंतर पैदल पैदल कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा करते हैं और उसी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति को, सांप्रदायिक राजनीति को, फासिस्ट राजनीति को और केंद्र की सत्ता के तानाशाहीपूर्ण रवैये को सीधे तौर पर चुनौती दी। और यही कारण है कि चाहे तमिलनाडु में स्टालिन हो
वे लगातार पेशबंदी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। केरल में उसका गठबंधन मौजूद है। तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी जहां पर 17 सीटें हैं अपने आप में ही मजबूत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में यद्यपि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच फाइट है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब से कमजोर हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है। और उसी तरह से कर्नाटक में उसकी सरकार है और वहां पर सबसे बड़े छत्रप वहां के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जिन्हें आजकल कांग्रेस पार्टी का चाणक्य माना जा रहा है। सिद्धारमैया अति पिछड़ी जाति से आने वाले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, और इधर एक नौजवान मुख्यमंत्री तेलंगाना से निकल करके आ रहा है जो मेहनत करने वाले, और कांग्रेस पार्टी को लगातार संघर्ष में झोंकने वाले रेवंत रेड्डी मौजूद हैं। तो क्या ये दक्षिण भारत का किला कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा करने वाला है? क्या दक्षिण भारत का किला जो बंद हुआ है, हालांकि अभी 35-36% वोट उसका कर्नाटक में है, इस बार 8 सीटें उसने तेलंगाना में भी जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की क्या वहां पर हवा चलेगी? क्या सोनिया गांधी की जो लोकप्रियता है वो वोट में तब्दील होगी और दक्षिण भारत सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब होगा? कांग्रेस पार्टी की रणनीति में यही है कि वो दक्षिण भारत को किलेबंद करे और उत्तर भारत में वो अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, इन राज्यों में जहां पर अधिकतम लोकसभा की सीटें हैं वहां पर इंडिया अलायंस को मजबूत करके चुनाव लड़े। और वो राज्य जहां पर सीधा मुकाबला उसका भारतीय जनता पार्टी से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी उसे 40% के बराबर वोट मिला है। और अगर 4 राज्यों के नतीजों पर ध्यान दें कि वोट के मामले में उसे भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट मिला है, यानी तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 4 राज्यों की अगर आप वोट की गिनती करें तो भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसलिए अभी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हार दिया है, कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपराजेय है, ये सच्चाई नहीं है। आंकड़े तो इसके उलट कहते हैं। हालांकि जो संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है भारत में कि जिसे अधिक वोट मिलता है वो चुनाव जीतता है, उस लिहाज से इन 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनौती देने के लिए स्थिति में है और उसे बढ़त दिलाने वाला है वो दक्षिण भारत, और वो दक्षिण भारत जहां पर 129 लोकसभा की सीटें हैं और डीके शिव कुमार जैसा चाणक्य कांग्रेस पार्टी के पास है, राहुल गांधी का मजबूत सिपह सालार कांग्रेस पार्टी के पास है और वो मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को रखने वाला है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।